तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि सबके सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग सब दिख रही होगी। हम चलते हैं अपने एएस लेवल्स के केमिस्ट्री के लेक्चर की तरफ। मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा था। हम केमिस्ट्री में अभी भी हमारा पहला सेक्शन है जो कि इंशाल्लाह अनकरीब कंप्लीट हो जाएगा। जब हम चलेंगे, एकेडमी खोलेंगे, तो विदिन अ वीक मेरा टारगेट होगा मैं इस पहले सेक्शन को कंप्लीट करूं, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। अगर आप गौर करें तो मैं आपको केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ा रहा हूं और इन केमिकल सब्सटेंसेस को लेकर मैं आपको इन केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल बॉन्डिंग भी सिखा रहा हूं, ठीक है। जिसमें से आपने क्या देखा कि हमने सबसे पहले कौन से सब्सटेंसेस का जिक्र किया। हमने मेटालिक एलिमेंट्स का जिक्र किया, फिर हमने आयोनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया, फिर हमने नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जिक्र किया, फिर हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स का जिक्र किया। तो अगर आप गौर करें तो आपको पता चला होगा कि मेटालिक एलिमेंट्स के अंदर आपने कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी। आपने इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी? आपने इनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के अंदर आपने कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी? इनके अंदर आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी। जी प्लीज बताइए, क्या आपको यहां तक किसी चीज में परेशानी है? कल की लास्ट एग्जांपल अगर देखें तो हमने आई थिंक ईथेन या ईथीन ड्रॉ किया था। कल हमने ईथेन या ईथीन ड्रॉ किया था। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ईथेन ड्रॉ किया हुआ है या हमने ईथीन ड्रॉ, प्लीज बताइए कल लास्ट ड्राइंग क्या है? ईथेन की ड्राइंग हुई है। ईथीन भी तो मैंने समझाया था भाई, ईथीन वो भी तो समझाया था। ओके, ईथीन भी समझाया हुआ है, ठीक है। अब जबकि मैंने ईथीन भी समझाया हुआ है, एक छोटी सी एग्जांपल और, वन लास्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स मस्ट बी ethanoic acid. It should be ethanoic acid. Please let me give you one last example of these covalent compounds. फिर मैं ओके हाँ दिया। जब मेरा लेक्चर खत्म होगा मैं एंड पे बात करूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। जब मैं 8 बजे के करीब पहुंचूंगा, जब मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा, फिर मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। ओके, फिल वक्त जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। फिल वक्त जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ओके सुनिए प्लीज, मैं करता हूँ इस पे थोड़ा आपके साथ मुज़ाकरात होता हूँ, करते हैं इस पे एंड पे मुज़ाकरात करते हैं। यू नो एग्जाम्पल नंबर क्या है मुझे ये नहीं पता, बट आई वांट टू टेल यू दिस। एथेनोइक एसिड का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना चाहता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? इट इज CH3 CO2H, या फिर यू मे कॉल इट CH3 COOH, या फिर इसका जब आप वो स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज वन CH3 इसके साथ है, देन देयर इज अ C, ठीक है। पहले C के साथ CH3 है, फिर उसके आगे एक C है जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा, एक तरफ उसके साथ O है, फिर एक तरफ उसके साथ O है, फिर O के साथ आगे H है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए यहाँ क्या होगा? इस C के कितने बॉन्ड्स हो गए?
हाँ जी, यहाँ पे सर जी डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि O ने भी डबल बनाना होता है और C के भी 4 बनाने के लिए कहानी होगी। Now what? Now there are 3 different elements. Now there are 3 different elements. You see there are 3 different elements. There is पहला carbon. I believe this should be पहला carbon. फिर there is दूसरा कार्बन, ठीक है। फिर इसके साथ आगे ये पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर इस कार्बन से आगे देयर इज दिस ऑक्सीजन, ठीक है, देयर इज दिस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इस दूसरे कार्बन के साथ यहाँ भी देयर इज एन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देखते हैं इस अगर मैं कहूँ कि ये पहला ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ क्या है सर, यहाँ पर 3, 1 2 और ये 3 H भी हैं, एक H, दूसरा H, तीसरा H। फिर इस C के साथ एक पर डबल बॉन्ड है, आगे O है, उस O के साथ आगे एक और H है। प्लीज बताइए क्या आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा? इसमें एक जो आखिरी चीज है वो जो रह गई है वो ये है कि सर there are 3 different elements. There are 3 different elements. Let me tell you, इसका formula should have been C2, then H4 and O2. C2, H4, O2. ऐसा होना चाहिए था। उसमें से कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है, ज्यादा बेहतर है कि ऐसे पढ़ लें, उससे भी ज्यादा बेहतर है ये समझ लें, इससे भी ज्यादा गहराई है कि ये देख लें। हाँ जी, इससे भी ज्यादा गहराई है कि आप ये देख लें। इधर मैं आपको की क्या दूंगा उस पर जरा गौर कीजिएगा। की ये है, डॉट्स में बनाऊंगा फॉर कार्बन, क्रॉसेस में बनाऊंगा फॉर ऑक्सीजन, एंड ये अनशेडेड सा डॉट बनाऊंगा मैं फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। पेपर में राइट वाला डायग्राम बना होगा, बस जो पेपर वाले को पता होगा उसने क्या पूछना है आपसे, ठीक है। पेपर वाले ने आपसे क्या पूछना है वो आपको सब इस वक्त आपको सब बनाना आना चाहिए। ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड देगा, बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इधर कार्बन के हैं काले वाले डॉट्स, तो कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा। ये ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन एक क्रॉस इसको इधर देगा। यहां तक किसी को मसला है? यहां तक किसी को मसला है जी? नहीं? ओके। ये दोनों कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन का ही ब्लैक और दूसरा भी कार्बन का ही एक डॉट लगा दीजिए। यहाँ ये कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे कार्बन का डॉट और ऑक्सीजन का क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो डॉट क्रॉस ये बना दीजिए जी। और अगर यहाँ पे कहीं कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। अब एक चीज रही है, कार्बन के अपने कितने थे? 4, तो चारों एंगेज हो गए, इधर सिंगल ऊपर डबल। ऑक्सीजन रह गए हैं। ऑक्सीजन का होता है ग्रुप नंबर 6, तो ग्रुप 6 की वजह से, हाँ बिल्कुल ठीक है, वी बीन डूइंग द सेम ओ लेवल बॉन्डिंग फॉर 3 days, बस ठीक है। आखिरी एग्जांपल है ऑक्सीजन की, पीछे रह गए 6 में से 2 चले गए बॉन्डिंग में, पीछे रह गए 4, तो 1 2। वो तो यही पेपर में पूछूंगा तो गलती करोगे वहां पे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के रह गए 2 और ये 2 4। लो जी, नॉट इम्पोर्टेंट। हाइड्रोजन के लिए थोड़ा छोटा है वो जरूरी है, बाकियों को कार्बन और ऑक्सीजन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है साइज वाला ही। प्लीज ये बताइए यहां तक किसी को मसला है? नहीं ना? ओके। सो यू नो व्हाट, यहाँ पे हमने क्या बात कर ली? हम यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे। हमने किस की बात कर ली? मेटालिक एलिमेंट्स की बात कर ली, हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात कर ली, हमने नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की बात कर ली, हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर ली। तो दोनों जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, दोनों ओ लेवल्स वाले एलिमेंट्स डिस्कस हो गए, दोनों ओ लेवल्स के कंपाउंड्स डिस्कस हो गए, ठीक है। एक चीज वैसे अभी भी ओ लेवल्स की रह गई है,
एक चीज अभी भी वैसे ओ लेवल्स की रह गई है, जरूरी नहीं है कि ये जो आपके क्या कहते हैं इसको हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स या कोवलेंट कंपाउंड्स, they exist as simple molecules. They can rather exist as macromolecules as well. They can exist as macromolecules as well. So let me give you an example of macromolecules. You know, हमारे पास क्या होता है, ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं, इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या कहानी है, इट्स नॉट जस्ट सिंपल मॉलिक्यूलर, देयर आर दोस ओके there are those macromolecules as well. So इस एग्जांपल को मिटाने के बाद, आई होप आप लोग ये एग्जांपल ड्रॉ कर चुके हैं, आई एम गोइंग टू रब दिस, मैं इस एग्जांपल को मिटा सकता हूं, बच्चों लिख चुके हैं तो मैं मिटा दूं, श्योर एनीवन जो भी लिख रहा हो, लो जी मैं मिटाने लगा हूं। हाँ जी, नाउ व्हाट, यहां से आगे चलते हुए यू नो जी, मैं आपको ये कह रहा था, अगर मैं दोबारा इस वापस मोहम्मद हैदर, मुझे लगता है आपका ना कुछ मूड उल्टा सीधा चल रहा है। जी मोहम्मद, कुछ मुझे लगता है आपका मूड खराब चल रहा है, कोई सीन और चल रहा है, मैं काफी देर से इग्नोर कर रहा हूँ बेटा, हैदर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, सो प्लीज वन मोर टाइम यू आर आउट ऑफ माई क्लास, ठीक है, इधर ध्यान दो यार, जिस टाइम मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तब आप सोए होते हो, जब मैं मिटा चुकता हूँ फिर आपको जाग आती है, ठीक है, और मेरी एक चंड पड़ गई ना आपको तो आपके सारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे पुत्र। अब वो ये ऑनलाइन वाला शुगल वैसे ही 2 दिन रह गया, ठीक है, परसों वैसी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल स्टूपिड हरकतें करने की जरूरत नहीं है यार, इतना स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, ए लेवल्स में आप ओ लेवल्स के बच्चे नहीं। आई बीन कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग यू, ठीक है, आपको खुद भी एहसास हो जाना चाहिए यार उस्ताद मुझे इग्नोर कर रहा है। ये ध्यान दो यार सारे, व्हाट डू यू थिंक, मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती? दिस इज नॉट फनी, सीरियसली दिस इज नॉट फनी, ठीक, आपको लगता होगा आप, चलो मैं इससे मजीद कुछ कहना नहीं चाहता आज, मैं वैसे ही, इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो, सारे मूड की दही बना दी। मैं बेटा जी आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, मेटेलिक एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड्स हो गए, मेटेलिक एलिमेंट्स हो गए, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हो गए, आयनिक कंपाउंड्स हो गए, कोवलेंट कंपाउंड्स हो गए, सारी कहानी हो गई। एक चीज रह गई, जैसे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस रह गया, हम बेसिकली इन दोनों को मिलाकर क्या कहते थे, मैंने ये नहीं लिखवाया था, अगर आप याद करें तो मैंने यहाँ लिखवाया था सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, क्या लिखवाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो मैं पिछले लेक्चर्स में इस जगह पे क्या लिखता रहा, मैं पिछले लेक्चर में इस जगह पे लिखता रहा मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, क्या लिखता रहा जी, हाँ उसमें एग्जांपल्स जो हैं वो 2 तरह की, एक चीज तो क्लियर है कि जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हों वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हों, या वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में कौन कौन है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, ये तो आपको मैंने लिख दिया था अभी, या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये भी मैंने लिख दिया था। जो अगली बात है वो ये है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, या होते हैं बेटा जी सिंपल मॉलिक्यूलर, या फिर होते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर।
मैक्रो मॉलिक्यूलर। जो आपने लास्ट एग्जांपल लिखी है, उस एग्जांपल को लिखने के बाद आज का लेक्चर कैसे कंपोज कीजिए, प्लीज आज का लेक्चर इस तरह से लिख दीजिए। यह आपका लेक्चर आज का कि सर हम केमिकल सब्सटेंसेस में कौन से सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में वैसे तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी आते हैं और इनमें कोवलेंट कंपाउंड्स भी आते हैं, लेकिन उसकी सारी एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका। आज मैं एग्जांपल कराने लगा हूं आपको मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में या तो सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं जिसके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है जी, इसके discrete, they exist as discrete molecules। है जी, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, they exist as discrete molecules। discrete का मतलब क्या है, discrete का मतलब होता है separate from each other, separate from each other। what is meant by discrete? discrete का मतलब होता है separate from each other। discrete means separate from each other, ठीक है। अब इसकी अगर आप मुझसे बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। ये जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं, अगर मुझे बताएंगे एग्जांपल्स क्या क्या पढ़ा है। सर जी H2 पढ़ा है, फिर X2 पढ़ा है, फिर O2 पढ़ा है, फिर N2 पढ़ा है, फिर सर वो O3 पढ़ा है, फिर P4 पढ़ा है, फिर S8 पढ़ा है। यहाँ पे क्या पढ़ा है सर, इनकी एग्जांपल्स में HCl पढ़ा है, H2O पढ़ा है, CH4 पढ़ा है, NH3 पढ़ा है, यहाँ पे फिर CO2 पढ़ा है, C2H6 पढ़ा है, C2H4 पढ़ा है, फिर ये आज की एग्जांपल में CH3COOH पढ़ लिया है। all these examples ये क्या कहानी थी इनकी, they exist as discrete molecules, in fact separate from each other। they exist as discrete molecules which are separate from each other। और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता क्या है, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस छोटे से कॉलम्स हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट between these molecules, weak intermolecular forces exist between these molecules, ठीक है। जिसकी वजह से अभी वीक इंटरमोलिकुलर की डिटेल क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर की नहीं, इंट्रा नहीं बेटा, अब मैं एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। इंट्रा मॉलिक्यूलर तो कोवलेंट होता है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग इज व्हाट, कोवलेंट बॉन्डिंग ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक मॉलिक्यूल और दूसरे, दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट क्या होता है, बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन देम। बट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेपरेट तो है, लेकिन इतने बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अभी जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिटेल क्या है, ये मेरा अगला पूरा टॉपिक होगा। वीक है कि स्ट्रॉन्ग है मुझे इसका नहीं पता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये मेरा पूरा एक टॉपिक है। डिटेल विल बी स्टडीड लेटर, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में समझाऊंगा
कि ये वैंडर वॉल होता है, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, सेपरेट है लेकिन हाँ मतलब क्लोज है, यस सेपरेट भी है और बीच में थोड़ी थोड़ी फोर्सेस भी आ गई, ठीक है, सेपरेट है लेकिन हल्की फुल्की वीक वैंडरवॉल फोर्स है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी है। देखें ना, जैसे H2 जो है, H2 किस स्टेट में है, H2 किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में ना, फ्लोरीन गैसियस, क्लोरीन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, नाइट्रोजन गैसियस, ओजोन गैसियस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस, मतलब HCl के मॉलिक्यूल्स गैसियस, अमोनिया गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इथेन गैस, ईथीन गैस, you know majority of them they are what, majority of these molecules they are gases। क्यों? उनके दरम्यान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, बल्कि चलो मुझे लिखना चाहिए था they exist as discrete molecules which are separate from each other, majority of them exist in the gaseous state because there are weak intermolecular forces between these molecules। मुझे यूं लिख देना चाहिए इसको, they exist as discrete molecules which are separate from each other। अगली बात ये लिखनी चाहिए majority of these are gases। क्यों जी? because there are weak intermolecular forces, because there are weak intermolecular forces, बस intermolecular forces का मतलब खुद ही यही है, because there are intermolecular मतलब between molecules, because there are weak intermolecular forces between the molecules। intermolecular between the molecules ही होती है, intermolecular का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही है, ठीक है, इसका मतलब आप बाद में लिख लें जुमला, जो मैंने जुमला पहले लिखा है आप उसको बाद में लिख लें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कॉज इफेक्ट कॉज एक ही कर लें, ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। इसकी जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, बस मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ और अंडरलाइन करके क्या कह देता हूँ, डिटेल्ड लेटर, इट्स डिटेल्ड स्टडी, it will be studied in detail later, it will be studied, these intermolecular forces they will be studied in detail, they will be studied in detail later, ठीक है, ये लिख दीजिए, इसका पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। खैर मैं इसको भी नहीं पढ़ा रहा तो फिर मैं क्या पढ़ाऊँ, फिर मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, ये एक जो लफ्ज लिखा हुआ है सिंपल मॉलिक्यूलर, तो मैंने आपको समझा दिया, ज्यादातर वो गैसेज हैं, अब उनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, उनकी मजीद क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। फिल वक्त क्या पढ़ाऊँ, फिल वक्त पढ़ाना है मैक्रोमोलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, इससे पहले क्या आगे जाऊँ लाइन लगाता हूँ, हाँ जी ओके, नाउ व्हाट, नाउ देयर इज दिस मैक्रोमोलिक्यूलर, ये मैक्रोमोलिक्यूलर का लफ्ज क्या होता है, हाउ डू दे एग्जिस्ट एज अ जाइंट मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब जाइंट मॉलिक्यूल, हाउ डू दे एग्जिस्ट एज मैक्रो मतलब यस वही दे एग्जिस्ट एज जाइंट मॉलिक्यूल। अब ये जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है इस वक्त बेटा, जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब ये है, देयर इज दिस जाइंट का लफ्ज और मॉलिक्यूल का लफ्ज, पहला था सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, अब ये जाइंट मॉलिक्यूल्स, जाइंट का मतलब क्या है सर, इसमें क्या होगा, 3 डायमेंशनल, ठीक है, मैक्रो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होएगी, क्या होगा, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। जाइंट का तो मतलब हो गया सर वो 3 डायमेंशनल होगा, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल में बेसिक बात होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग होएगी,
3-dimensional network of covalent 3-dimensional network of atoms which will be covalently bonded. 3-dimensional network of atoms that will be covalently bonded. जी भाई, giant molecule का मतलब या macro molecule का मतलब क्या है? There will be a 3-dimensional network of atoms that will be covalently bonded. That will be covalently bonded. जिसकी वजह से ये exist कैसे करेंगे? जिसकी वजह से चूंकि 3-dimensional network of atoms है that will be covalently bonded, so they exist as क्या? यहाँ था majority of these are gases. They are solids. ये gases नहीं है, but they are solids. They are crystalline solids. How do they exist? They exist as crystalline solids. यहाँ था ना, the majority of them are gases. चूंकि वहाँ पे क्या है? Because of weak intermolecular forces. यहाँ पे क्या होगा? Giant molecule क्या है? Giant जो molecule है उसमें क्या है? इसमें 3-dimensional network of strong covalent bonds. They exist as crystalline. They are crystalline solids because यहाँ पे वही बात है, ये gases थे तो because of weak intermolecular forces they are crystalline solids because of क्या? Because of a strong 3-dimensional network, because of a strong 3-dimensional network of covalent bonds between the atoms. Covalent bonds between the atoms. They are crystalline solids because of strong 3-dimensional network of covalent bonds between the atoms. इसकी examples क्या हैं? इसकी examples are number 1. हाँ जी, सबसे पहले example है सर diamond and graphite. Diamond. फिर दूसरी example क्या है? ग्रेफाइट. फिर तीसरी एग्जांपल क्या है? सिलिका. ठीक है. फिर चौथी एग्जांपल क्या है? देयर इज दिस सिलिकॉन कार्बाइड. हाँ जी, चौथी एग्जांपल क्या है? चौथी एग्जांपल इज सिलिकॉन कार्बाइड. लेकिन बहरहाल मैं 3 एग्जांपल्स ही काफी हैं. अब सीन क्या है? सीन ये है, why is C60 not a macromolecule since it has a giant structure which has a 3D shape? Still it is a molecule. Giant का मतलब होगा उसमें हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, millions of billions of atoms क्या होंगे? They are crystalline solids because of a strong 3-dimensional network of covalent bonds of billions of atoms. 3-dimensional, उसमें तो 60 atoms हैं. C60 में बेटा 60 atoms हैं. 60 atoms are bonded and they have made up a molecule. Maximum एक molecule में 60 atoms. 60 atoms अलग, अगले 60 atoms अलग, अगले 60 atoms अलग. 60 एटम्स का वो मॉलिक्यूल है. बेशक थोड़ा बड़ा है, आई एग्री थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन मैक्रो नहीं है. मैक्रो का मतलब पता क्या होता है? जायंट मॉलिक्यूल. जायंट का मतलब क्या होता है? नॉट 60, 70, 80, 100,000 बिलियंस ऑफ एटम्स. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग 3-dimensional नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन बिलियंस ऑफ एटम्स. Because of a strong 3-dimensional network of covalent bonds between billions of atoms. ठीक है? तो billions of atoms will make up a giant molecule. क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग ना हो, सबके सब जुड़े हुए हैं. अच्छा, अब मुसीबत ये है इनका स्ट्रक्चर जो है, इनका जो इस वक्त मैं आपको ऑर्डिनरी लेवल का इनका स्ट्रक्चर समझा दूंगा. इनका जो नेक्स्ट लेवल का स्ट्रक्चर है, इनका जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर है,
वो मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा, इनका जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर है वो मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, बहरहाल मैं आपको ये जरूर कर देता हूँ, इनकी ना मैं आपको जो ओ लेवल्स वाला खाता है वो मैं आपको अभी तस्वीरें भेज रहा हूँ, उनकी मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूँ। जहां तक इनका एडवांस लेवल का खाता है वो मैं इस चैप्टर के एंड पे ही पढ़ाऊंगा, वो मैं इस चैप्टर के एंड पर ही पढ़ाऊंगा। 2 मिनट रुकिए। ग्रेफाइट एंड डायमंड, फॉरवर्ड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। जी, मैंने आपको बच्चों कुछ तस्वीरें भेजा हूं, इन तस्वीरों को देखकर आपने यहाँ ड्राइंग ड्रॉ कर लेनी है, आपने यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जहां तक इनकी एडवांस्ड, इनकी जो वो क्या कहते हैं ना फर्दर डिटेल है, इनकी फर्दर डिटेल मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। फिल वक्त मैं आपको डायमंड जस्ट उसकी जो मैंने ड्राइंग भेजी है तो देख लीजिए, या देख लीजिए जस्ट पेस्ट कर लीजिए, किसी तरह से उनको प्रिंट करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, किसी तरह से उनको प्रिंट करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज इनकी जो एडवांस्ड स्टडी है, इनकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो मैं लेटर कराऊंगा, ठीक है। दे डिटेल्ड स्टडी विल बी लेटर। क्या ये इतने टेढ़े मेढ़े क्यों है, डायमंड टेट्राहीड्रल क्यों है, ग्रेफाइट जो है वो जो पता नहीं हेक्सागोनल क्यों है, यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। वो जो सारी कहानी है वो मैं भी आपको अभी नहीं, इसमें से एक एक ड्राइंग ना, एक एक ड्राइंग यहाँ से कट पेस्ट प्रिंट पेस्ट करके यहाँ चिपका दीजिएगा। बेशक आपके ओल के नोट्स में है, मैं चाहता हूँ जो मैंने तस्वीरें भी आपको भेजी हैं उनको प्रिंट करके पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। फर्दर डिटेल it will be studied in detail later, their structures will be studied in detail but later। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एक नोट लिखवा रहा हूँ मैं, किसको अंडरलाइन करना है, जो इनका 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क है, जो एग्जांपल्स आपने डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका की लिखी हैं उसके नीचे एक नोट लिख दीजिए, स्टडीड इन डिटेल, दे विल बी स्टडीड इन डिटेल लेटर, दे विल बी स्टडीड इन डिटेल बट लेटर। ओके जी। फिर अभी क्या करें, अभी इन मॉलिक्यूल्स में से एक लफ्ज है, ये जो मैंने अभी आपको मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस लिखवाए हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स लिखवाए हैं, इनमें से मैंने आपको एक लफ्ज सिखाना है, पोलर एंड नॉन पोलर, है जी। इस वक्त मैं जो क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ, इस वक्त जो मैंने क्लासिफिकेशन करनी है वो करनी है पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज। मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो नाम मैंने लिखवा दी हैं, प्रॉपर्टीज तक जाने से पहले, असल मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, उन प्रॉपर्टीज को बिल्ड करने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ और भी समझाना है। सिंपल हो गया, मैक्रो हो गया, अगेन कॉलम्स थोड़ी देर बाद। इससे पहले कि मुझे मोहम्मद हैदर खान साहब के साथ दोबारा पिछले पेज पे जाइए, हैदर साहब मैं आपके कहने से पहले ही पिछले पेज पे चला गया हूँ, अगर आपने अभी भी कुछ लिखना है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। सब स्टैंड पे इस भाई को याद आती है, सॉरी सर कर लिया है, चलो बड़ी मेहरबानी भाई, ये लीजिए। सो मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अभी जो मैंने आपको नेक्स्ट हेडिंग दोबारा देनी है, इस वक्त तो मैंने जो आपको मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस थे वो मैंने आपको किस तरह से करा दिए, सिंपल मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर। अब मैं आपको ये लिखता हूं कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी टाइप्स, इनकी फर्दर टाइप्स, एक तो टाइप्स हो गई ना, ठीक है, ओके। एक तो इनकी टाइप्स हो गई नॉन मेटालिक एलिमेंट्स वाले मॉलिक्यूल्स, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब मैं इन मॉलिक्यूल्स की नेचर पे बात करना चाहता हूं कि मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं या ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अब इसकी पोलैरिटी डिस्कस करनी है, पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी बातें मैंने पहले चैप्टर में हल्की फुल्की की डिस्कस की थी, पता नहीं वहां समझ आई कि नहीं आई। बहरहाल अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ simple molecules with respect to bond polarity। लो जी, ये टॉपिक है, एक लफ्ज है बॉन्ड पोलैरिटी एंड टॉपिक है सिंपल मॉलिक्यूल्स, और उनकी मैंने करनी है क्लासिफिकेशन, उनकी मैंने करनी है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओके।
So you know there is this bond polarity का concept. सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मैंने क्लासिफिकेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड पोलैरिटी. बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है उसको पढ़ाता हूं. उससे पहले दो कॉलम्स तो बना लूं. दो कॉलम्स आप लोग प्लीज बना लीजिए. कौन से? सबसे पहले लिखिए पोलर मॉलिक्यूल्स, बल्कि नहीं, पहले लिखिए नॉन पोलर, फिर लिखवाऊंगा पोलर. पोलर नॉन पोलर. पोलर मॉलिक्यूल्स पहले लिख दीजिए एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाद में लिख दीजिए. हाँ जी, ओके. अब इससे पहले कि मैं पोलर और नॉन पोलर समझाऊं, मुझे पहला लफ्ज समझाना है बॉन्ड पोलैरिटी. बॉन्ड पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोल्स. पोलैरिटी का मतलब है पोल्स. किस किस्म के पोल्स? किस किस्म के पोल्स? सर पोलैरिटी का मतलब है, एक लफ्ज बस लिख दीजिएगा यहाँ पे. बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ oppositely charged poles due to the electronegativity difference. Due to the electronegativity difference. अब इसको पेज के हेडर पे लिखिएगा. Due to the electronegativity difference between the bonded atoms. ये बात कहाँ लिखनी? ये बात बेटा जी पेज के हेडर पे लिखनी. क्या लिखा मैंने? बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है? It is the idea of the development of. It is the idea of the development of क्या? Development of oppositely charged poles due to the electronegativity difference between the bonded atoms in a molecule. In a molecule. एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज. Of oppositely charged poles due to the electronegativity difference between the bonded atoms in a molecule. Okay. अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने एक अजीब सा लफ्ज लिख दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इस लफ्ज को समझाइए. तो मैं आपको कहूंगा जाइए जनाब उधर क्या कहते हैं पहले चैप्टर पर, प्लीज पहले चैप्टर में जाइए और वहां देखिए मैंने ये टर्म लिखवाई. आपको याद है मैं वो कहता था पता नहीं बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एटम या एडवांस्ड टर्म्स रिलेटेड टू एटम्स. लिखवाई होगी यार. चेक तो करो भाई, चेक तो करो. हैं नॉट डन देयर. श्योर नहीं लिखवाई? ओके चलो नो इश्यूज, अभी लिखवाते. पेज के हेडर पे आप ये लफ्ज लिख चुके होंगे कि बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है. द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स ऑन the bonded atoms in a molecule due to the electronegativity difference. Due to the electronegativity difference. Okay. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे प्लीज ये बता दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करूं. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम. मैं यहाँ पे नीचे जहां पे भी आपके पास जगह है, साइड पे, सबसे टॉप पे या सबसे नीचे, जहां पे भी जगह है प्लीज वहां मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं. What is it? It is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. It is the ability of an atom to attract the shared pair of an electron towards it. To attract
द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इट, बल्कि जिसकी हायर होगी वो ज्यादा खींच लेगा टूवर्ड्स इट। अदरवाइज सिंपली जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है उस ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब कुछ केसेस में किसी की ताकत कम होगी, किसी की ताकत ज्यादा होगी, मैं भी ये बताऊंगा किसकी ताकत ज्यादा है किसकी ताकत कम, लेकिन समटाइम्स क्या पता दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत ही सेम हो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत सेम है तो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। और अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो पोलर होगा। एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से अपना काम खत्म करने की कोशिश करता हूं, सुनिए प्लीज। जी, हम यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर आपको पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो पोलैरिटी की बात है वो कहाँ से पैदा होती है, ऑपोजिटली चार्ज पोल्स की बात कहाँ से पैदा होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पैदा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर होता है। कभी तो वो एबिलिटी कांस्टेंट होती है और कभी वो एबिलिटी डिफरेंट होती है। अगर हम ये कहें कि अगर वो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर दोनों की सेम हो, जिसमें एक सेकेंड नॉन, चलो पहले मैं नॉन पोलर का खाता तो पूरा करूं ना यार। व्हाट इज नॉन पोलर? नॉन पोलर पता है कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है या फिर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स in which those molecules in which the shared pair एक सेकेंड, those molecules in which the bonded atoms have no electronegativity difference, that is zero electronegativity difference, which means the shared pair of electron is attracted equally, the shared pair of electrons is attracted equally by the bonded atoms. जी भाई, those molecules in which the bonded atoms have no electronegativity difference, or they have zero electronegativity difference, or they are attracted equally by the bonded atoms. या क्या पता bonded atoms ही same हो, है जी, bonded atoms ही same हो, ठीक है जी। So you know यहाँ क्या होगा, for example क्या, all the diatomic molecules are non-polar. All the diatomic molecules are non-polar. कैसे जी, मैं अगले पेज पे जाके लिखूं? बच्चों प्लीज बताइए, बताता हूं 2 मिनट सब्र करो। चलो नो, ओके, इसी पेज पे फिर समझाता हूं। आप पोलर वाले कॉलम में नहीं लिखेगा, मेरे पास जगह नहीं है, बाकी चलो मैं नीचे मिटा के करता हूं। समझो जी मैं क्या कह रहा हूं। मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं कि यार उस सब के सब क्या हैं, बहुत आगे से प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी भाई, ठीक है।
मिसाल के तौर पे सबसे पहले मिसाल देता हूं, हाइड्रोजन H2। यार H2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर इट इज H सिंगल बॉन्ड H, या फिर इट इज H, दिस इज H, दिस इज दिस। इस शेड पेयर को लेफ्ट पे कौन है? हाइड्रोजन। राइट पे कौन है? हाइड्रोजन। लेफ्ट पे कौन खींचेगा? हाइड्रोजन। राइट पे कौन खींचेगा? हाइड्रोजन। लेफ्ट के हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक। राइट के हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक। अच्छा, जब लेफ्ट के हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, राइट के हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो लेफ्ट की ताकत एक प्रोटॉन, राइट की ताकत एक प्रोटॉन। तो जितनी लेफ्ट पे ताकत है उतनी राइट पे ताकत है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों जब है ही हाइड्रोजन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना, दोनों की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर सेम होगी ना। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा ना, बोथ द एटम्स आर सेम, both have the same power to attract the shared pair, both have the same electronegativity, they have no electronegativity difference, so there is no concept of polarity, there is no concept of polarity, they are non-polar. Similarly, if you've got this X2, let me tell you, यहाँ पे X single bond X होगा, यहाँ पे जो भी हो, इसके भी 6 बचते हो पीछे। अगर ये ग्रुप 7 का हैलोजन है, whatever it is, just tell me, लेफ्ट पे फ्लोरीन है तो राइट पे भी तो फ्लोरीन होगा ना, लेफ्ट पे क्लोरीन है तो राइट पे भी क्लोरीन होगा, लेफ्ट पे ब्रोमीन है तो राइट पे भी ब्रोमीन होगा। जितने लेफ्ट के ब्रोमीन पे के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, उतने राइट के ब्रोमीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। जितनी ताकत लेफ्ट वाले एटम की है, उतनी ही ताकत राइट वाली एटम की है, क्योंकि दोनों एटम्स ही सेम है, दोनों एटम्स ही सेम है। चलो ये साथ साथ बेशक ना बनाओ, दोनों एटम्स ही सेम है यार। तो लेफ्ट और राइट पे जब एटम्स ही सेम है, जब वो क्या होता है, टग ऑफ वॉर टाइप जो गेम होती है, जितना लेफ्ट पे ताकतवर एटम है उतनी ही ताकतवर राइट पे एटम है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट वाले एक्स की है उतनी राइट वाले एक्स की है। तो क्या होगा, ये जो शेड पेयर है लेफ्ट और राइट पे जाएगा, शेड पेयर लेफ्ट या राइट पे खिसकेगा? है नहीं ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शेड पेयर, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द शेड पेयर will be symmetrically distributed between the two bonded atoms? मैं क्या एंड पे एक जुमला लिख सकता हूं कि, क्या जुमला बोल रहा हूं मैं, the electronic cloud of the shared pair will be equally, चलो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को छोड़ो, बाकी चलो लिखता हूं, the electronic cloud of the shared pair will be equally या symmetrically, सिमेट्रिकली सबसे नीचे, इसके नीचे, इसी के नीचे, मतलब सबसे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप उधर लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द शेड पेयर विल बी सिमेट्रिकली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स। हाँ जी, यहां तक को मसला है जी। इसमें जो शेड पेयर है, आधा लेफ्ट वाले का है, आधा राइट वाले का है, जिसको हम कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द शेड पेयर will be symmetrically distributed between the two atoms, equally distributed between the two atoms. The shared pair will be equally distributed between the two atoms. The electronic cloud will be symmetrically distributed between the two atoms. जुमले हैं, एक बच्चों का जुमला, एक बड़ों। बच्चों का जुमला ये होगा, the shared pair is equally distributed between the two atoms. थोड़ा बड़ा जुमला क्या है, the electronic cloud is symmetrically distributed between the two atoms. बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है ना। बच्चों की बात ये हुई, सर द शेड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स, हैं, द शेड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स। बड़े कैसे कहेंगे, बड़े कहेंगे सर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द टू एटम्स। वो साइंस है, बात तो एक ही। किसी को मसला है, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, all these diatomic molecules are non-polar in nature। हो जाएगा, यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? नो? ओके, एक काम करते हैं,
यहाँ पे क्लास में एक लीडर मौजूद है, आपको आपकी क्लास में एक लीडर है, उस लीडर को अनम्यूट करते हैं। हादिया एहसान किधर गए? Here you are. हादिया, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हादिया ने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया पूरे क्लास की बिहाफ पे। नहीं, अगर आप मुझसे 2 मिनट गुफ्तगू करोगे तो शायद मैं आपकी बात मान जाऊं। आप मैसेज पे मैं कायल नहीं होता, मैसेज पे मैं कायल नहीं हूंगा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आप बात करोगे तो मैं शायद आपको अलाउ कर दूं, नहीं फिर आपका इतना लंबा चौड़ा, ठीक है अच्छा ओके, क्लास के लिए अपनी कसम तोड़ ली है। ओके हादिया, क्या कह रहे थे आप? आपको कैसे पता चला पूरी क्लास कह रही है कि तैयारी अच्छी नहीं है? सर हम सबके ग्रुप पे उसमें उन्होंने कहा था। अच्छा, अलग से आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं आपस में? इंस्टाग्राम पे हमारा। क्या 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 कहना चाहते हो आप? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस वक्त, क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ जी। सर कुछ नहीं, एक्चुअली हम सबके स्कूल भी हो रहा है, उसकी वजह से हमारी टेस्ट की इतनी तैयारी इतनी कोई अच्छी नहीं है, मतलब इतनी कोई परफेक्ट तैयारी नहीं है। अगर मुझे लगता है अगर हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए तो हम कर सकते हैं ज्यादा बेहतर। आप अभी नहीं कर सकते क्या? काफी दिनों से मैं टेस्ट का बोल रहा था, तो अभी अभी हम नहीं कर सकते क्या? दी हादिया, प्लीज कैरी ऑन, मैं बात को कैरी करना चाहता हूँ आपके साथ। सॉरी सर, वो म्यूट हो गया गलती से। सर कर सकते हैं बट वो नहीं होएगा हमारी टेस्ट में, वो परफॉर्मेंस नहीं होएगी जितनी अगर आप हमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा और टाइम दे दें तो वो हो जाए। चलो एक काम करते हैं, मैं ना, ये तो नहीं हो सकता कि मैं मंडे को टेस्ट ही ना लूं। ये जरूर हो सकता है कि मैं आप लोगों का बर्डन थोड़ा सा कम कर देता हूँ। बर्डन थोड़ा सा कम करने का तरीका क्या है? उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इस वक्त इससे आगे फिर मैं आप लोगों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, इससे आगे मैं फिर आप लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं होएगा, ठीक है? मैं भी जो बात करने लगा हूँ वो ये है, आप देखते हो कि केमिस्ट्री का टॉपिक कहीं एंड नहीं हुआ। केमिस्ट्री थोड़ी अभी हमारी मतलब चैप्टर एंड नहीं हुआ, कोई वर्कशीट नहीं मिली, कोई उसकी डिस्कशन नहीं हुई, कोई उसकी प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही। ऐसे ही है, आगे का मतलब समझ गए होगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, हाँ थैंक यू भी आ गया। इट मीन्स कि मैं मंडे को एक सब्जेक्ट आपका निकाल रहा हूँ, मैं मंडे के टेस्ट पे से एक सब्जेक्ट निकाल रहा हूँ। यस, हुर्रे कर दीजिए आप। हाँ ओके, लव यू सर जी, लव यू टू पुत्र जी, ठीक है? केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं लेता मंडे को, केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं लेता। ओके, यू आर ग्रेट, आप तारीफें करते रहो। लेकिन केमिस्ट्री निकाल दिए, मैथ्स और फिजिक्स का टेस्ट होगा। मैथ्स की तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त हो चुकी है, ठीक है? कल एक वर्कशीट की प्रॉब्लम्स होंगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? और फिजिक्स की भी हमने बड़े लंबे चौड़े केसेस पढ़ लिए हैं, ढेर सारे, 4.5 केसेस कर लिए हैं, ठीक है? कल उसकी भी वर्कशीट कराऊंगा। कंप्यूटर स्टूडेंट्स की क्या गलती है ये मुझे नहीं पता, आप यही डिस्कशन सर कंप्यूटर वाले के साथ जाके करिए, ठीक है? वो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैंने केमिस्ट्री को ड्रॉप करवा दिया है, उसका टेस्ट मैं अगले वीक शिफ्ट कर देता हूँ। मीनवाइल मैं केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है? इसकी वर्कशीट कराऊंगा, उसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसके बाद टेस्ट रख लेता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा दिल है मेरा। अब एक एक बंदा 6 50 मैसेजेस करेगा, रात को ख्वाब में आके मुझे बुरा भला कहेगा, ठीक है? और वो कहेगा जी सर आप मेरे ख्वाबों में आके मुझे नाइटमेयर की तरह आ रहे हैं, तो फिर मुझे बुरा तो लगेगा। बट इट डजंट मीन, व्हाट डज इट मीन? एक चीज हो गई फिर। अब इट मीन्स कि आप जब कल 2 टेस्ट देंगे, परसों मैथ्स और फिजिक्स के, मुझे उसमें ए से नीचे नहीं चाहिए भाई, ए से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया? एम आई क्लियर ना? ठीक है, आई थिंक मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में ए से नीचे नहीं चाहिए भैया। थोड़ा सा टफ टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ज्यादा टफ नहीं होगा। जिसने पढ़ा होगा, जिसने वर्कशीटें की होंगी, 2 चीजें हैं, नोट्स 100% लिख लें, वर्कशीटें एक दफा दोबारा अटेम्प्ट कर लें, यूल गेट एन ए। 2 काम करने, सिंपल 1, नोट्स पूरे लिख दीजिए अपने हाथ से दोबारा, वर्कशीट्स पूरी कर लीजिए दोबारा, ठीक है? आपका जरूर ए आएगा, ठीक है? और कल की क्लास लाजमी अटेंड कीजिएगा भाई, कल की क्लास इज फार मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल आपकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लास, ठीक है? चलो दैट्स इट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। आप लोगों से मुलाकात होगी कल ना हुई तो परसों तो जरूर होगी, फेस टू फेस लाइव। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।